हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन बेसिक्स के बारे में। इससे पिछले वीडियोस के अंदर हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से हम अपने सिस्टम के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि किस तरह से हम पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन पैकेज को हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। एंड द सेकंड वे वाज यूजिंग एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से भी हम पाइथन को अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ आईडीज़, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स के बारे में भी देखा था। अगर आप नए हो, आपने इनके बारे में पता नहीं है आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट सी पाइथन वर्जन को या एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, तो आप पिछले वीडियोज़ देख सकते हो। आज के वीडियो में हम कंप्लीट बेसिक पाइथन एंड पाइथन बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली हम बेसिक पाइथन और बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं आज। तो पाइथन बेसिक्स के अंदर बेसिकली बात करें तो पाइथन कमेंट्स, नंबर्स, रैंडम नंबर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो भी बेसिक्स है, बिल्कुल फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन, उनके बारे में। और डाटा स्ट्रक्चर से अगर बात करें तो बेसिकली टपल, डिक्शनरी एंड लिस्ट, इन 3 डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही स्ट्रिंग्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा कम्प्लीटली पाइथन सिंटैक्स एंड पाइथन स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, ये कम्प्लीटली हमारा शेड्यूल था। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पाइथन जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं एंड इंडिपेंडेंटली भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में बुक को अपना लॉन्च करके बुक का नेम दे देंगे। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद जो ब्लॉक्स है उसके अंदर हम यहीं पे कंप्लीट पाइथन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आईडीएलई को भी प्रीफर कर सकते हैं। आईडीएलई का मीन्स यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से होता है। तो कोई एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पायचार्म हो गया, या इसके अलावा स्पाइडर आईडी आप भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आप जुपिटर नोटबुक में भी पाइथन प्रोग्राम्स को लिखकर एग्जीक्यूट करके उनका आउटपुट शो करवा सकते हो, चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक प्रिंट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम प्रिंट फंक्शन लिखेंगे तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर हम हेलो प्रोग्रामर्स लिख रहे हैं। सेकंड हमने प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द नेम। अब यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन भी दे रहे हैं। इनपुट फंक्शन का मीनिंग होता है यहाँ पे कि आप क्या इनपुट ले रहे हो, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। रन करने से हमें यहाँ पे आउटपुट ऑन द ब्लॉक के अंदर ही जुपिटर नोटबुक के अंदर दिखाई देगा। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए चलते हैं साथ में। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं वेरिएबल। हमने जो इनपुट फंक्शन लिया उसकी वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर डाली और उसके बाद में उसको प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किस तरह से वेरिएबल्स के जो नेम है, वेरिएबल्स नेम आर करेक्ट और नोट। हम कैसे चेक करें कि हम जो वेरिएबल्स के नेम असाइन कर रहे हैं, ये वेरिएबल्स के नेम हम असाइन कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि कोई भी एक स्ट्रिंग है लाइक कुलदीप एंड इसको हमने माय नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। सेकंड स्ट्रिंग है, इसको हमने माय नेम के अंदर स्टोर किया। यहाँ पे डिफरेंस है कैरेक्टर्स के अंदर। फर्स्ट माय नेम के अंदर सारे जो लेटर्स है स्मॉल लेटर्स है, सेकंड के अंदर एन कैपिटल और थर्ड के अंदर माय नेम के बीच में स्पेस दिया हुआ है। और फोर्थ जो वेरिएबल नेम है उसके अंदर हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया। फिफ्थ हमने 1 2 3 यानी कि नंबर के साथ स्टार्ट किया है। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पे एरर आ गई है हमें रन करने के बाद में। एरर आई है हमें फोर्थ लाइन के अंदर। मीन्स बेसिकली हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम माय नेम के अंदर स्पेस दिया है, तो दिस इज़ नॉट अलाउड हियर।
तो जब भी हम ध्यान में रखना है कि कोई भी वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे असाइन डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल नेम के अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते। तो बेसिकली हम इसको कमेंट बना देते हैं और फिर से रन करके देखते हैं। बिल्कुल अभी यहाँ पे लाइन 9 के अंदर भी हमें एरर मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बिल्कुल वेरिएबल नेम जो है वो नंबर्स के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है 1 2 3 या तो हम इसको हटा दें या फिर इसको पूरी लाइन को हम कमेंट बना देते हैं। कमेंट बनाने से क्या होगा कि अब से हम रन करेंगे तो ये एरर्स रिमूव हो जाएगी और हमें पता चल गया कि कौन कौन से वेरिएबल्स नेम यहाँ पे डिक्लेयर करना पॉसिबल है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो कि वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन में यूज होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो टॉपिक पाइथन बेसिक्स के अंदर बन रहा है वो यही है कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स के लिए रूल्स को यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो साथ के साथ में हमने इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर नोट कर दिया है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रिंट फंक्शन के अंदर जब भी हम कुछ यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होते हैं तो उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर हमें लिखना होता है। इसके अलावा जिस तरह से हम ट्रिपल कोट अगर कहीं पे लिख रहे हैं, जैसे कि कोई वेरिएबल है ए और उस वेरिएबल के अंदर हमें कोई मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर हमें असाइन करनी है तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को असाइन करने के लिए ट्रिपल कोट्स को यूज़ किया जाता है। ट्रिपल कोट्स को जब आप लिखोगे तो ट्रिपल कोट्स के अंदर आपको मल्टी लाइन आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो वेरिएबल्स के अंदर। तो कौन कौन से यहाँ पे रूल्स है। फर्स्ट, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर्स। पहला रूल क्या हो गया वेरिएबल्स को असाइन करने का कि यहाँ पे आप नंबर्स से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को। सेकंड, वेरिएबल्स जो है उसके अंदर नंबर्स आप यूज़ कर सकते हो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ और कैरेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेट क्या है कि स्टार्टिंग में नंबर्स को यूज़ नहीं किया जा सकता। वेरिएबल्स ऑल्सो कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर से भी आप वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते हो और स्पेस कहीं भी अलाउड नहीं है। ओके, तो इसको हम प्रिंट करवा देते हैं जो हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखी है। तो ये हमारे रूल्स हो गए जो हमें ध्यान में रखने हैं पाइथन के साथ वर्क करते टाइम पे। तो बेसिकली दस वी कैन असाइन मल्टीपल लाइन। साथ के साथ में हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि किस तरह से हमको पाइथन के अंदर यूज़ करना है, जैसे कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है बीच में, तो हमने साथ के साथ में यहाँ पे उसको भी यूज़ कर लिया है। तो इस तरह से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं ट्रिपल कोट यूज़ करके प्रिंट फंक्शन के अंदर। और कोई भी वेरिएबल के अंदर जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमें असाइन करनी है तो ट्रिपल कोट को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डाटा टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स पाइथन के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले लेट्स चेक द डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। कोई भी जो वेरिएबल हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं या कोई वैल्यू उसके अंदर असाइन कर चुके हैं तो उसका डाटा टाइप कैसे देखेंगे। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है हमारे पास a = 5, 5.0 एंड c = 5 + 6j। यहाँ पे टाइप फंक्शन हम यूज़ करते हैं। टाइप फंक्शन जब हम नोट करेंगे तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का हमें डाटा टाइप शो कर देगा। रन करेंगे प्रोग्राम को तो फर्स्ट इंटीजर, सेकंड फ्लोट एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स। तो 5 यहाँ पे इंटीजर है, 5.0 फ्लोट है और 5 + 6j कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। ये डाटा टाइप्स हमने चेक कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग का मीनिंग जनरली एग्जांपल से समझते हैं। एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 5। सेकंड हमारे पास वेरिएबल है और उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है कि जो हमने इंटीजर ए लिया था उसी को फ्लोट में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू बी के अंदर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्लोट फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो जो वैल्यू है 5 उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट करके किसी और वेरिएबल के अंदर असाइन किया है, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो अगर एक डाटा टाइप को किसी और दूसरे डाटा टाइप के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं टाइप कास्टिंग।
यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने ले लिया है कि x इक्वल टू 6 एक वेरिएबल है जिसके अंदर 6 हमने असाइन किया, उसको कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया। तो 5 को हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 6 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 6 + 0j, क्योंकि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऑलरेडी 0 है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हाउ टू असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स एट सेम टाइम। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर एक ही टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हो, उसके अंदर हमें अलग अलग इंडिपेंडेंटली वैल्यूज़ असाइन करनी है 5 6 7। तो हम इस तरह से कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके रन करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट को देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो असाइन सेम वैल्यूज़ टू मल्टीपल वेरिएबल्स है हमारे पास एक्स वाई जेड, उनको हम कोई भी एक वैल्यू सेम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट फंक्शन हमने कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज़ किया, रन किया, रन करने के बाद हमें कोई एरर आ रही है तो एरर यहाँ पे देखते हैं कैन नॉट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक्स वाई जेड यहाँ पे हमें स्ट्रिंग वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगेन वी गोट सम एरर, नॉट इनफ वैल्यूज़ टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3 गोट 2। ओके, एक्स वाई जेड 3 यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग हम असाइन कर रहे हैं तीनों वेरिएबल्स के लिए एक ही टाइम पे, उसके अंदर कम से कम 3 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, वरना ये रन नहीं करेगा। ओके, एक्स वाई जेड 3 कैरेक्टर्स के अंदर 3 वेरिएबल्स के अंदर KD ये स्ट्रिंग हम असाइन करेंगे तो एरर देगा। बेसिकली यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए इस स्ट्रिंग के अंदर। ओके, इसको हम चेंज करते हैं KBD। बिल्कुल 3 वेरिएबल्स के लिए 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट किए जा सकते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो ये यहाँ पे रूल है कि हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर हम सेम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जितने वेरिएबल्स है उतने ही वहाँ पे कैरेक्टर्स उस स्ट्रिंग के अंदर होने चाहिए जो कि असाइन की जा रही है। ओके, नेक्स्ट ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है यहाँ पे किस तरह से हम पाइथन प्रोग्राम को डिसीजन लेने के लिए कोई भी लाइक इफ़ एल्स टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं किस तरह से हम पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं फॉर टेकिंग डिसीजंस इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ हम बात कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर में से बिगेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने का, कि कोई भी 3 नंबर से हमारे पास उनमें से हमें बिगेस्ट फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं इसके लिए। सबसे पहले हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है, एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा यूजिंग इनपुट फंक्शन। उसको हमने स्टोर किया वेरिएबल ए के अंदर। उसके बाद में हम सेकंड प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, हम यूज़र से बोल रहे हैं कि आप सेकंड नंबर भी टाइप करो। इनपुट फंक्शन के थ्रू उसको भी हम बी वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे। उसके बाद यूज़र से हम थर्ड नंबर के लिए बोल रहे हैं और इनपुट फंक्शन के थ्रू उसको भी हमने सी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए ए, बी और सी। यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो ए इज़ द बिगेस्ट नंबर। ठीक है, सेकंड अगर कंडीशन 2 ही है तो हम इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, 2 से ज़्यादा है तो इफ़ एलिफ एल्स, इस तरह से यूज़ करेंगे। सेकंड यहाँ पे 3 कंडीशंस बनेगी इस प्रोग्राम में, तो सेकंड कंडीशन में हमने लिखा है एलिफ। अगर बी ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो डेफिनेटली बी इज़ द बिगेस्ट नंबर एमंग 3। और थर्ड यहाँ पे लास्ट कंडीशन एल्स। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लास्ट कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली सी ही सबसे बड़ा होगा। अगर ऊपर की 2 कंडीशन रॉन्ग है तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके ठीक है, यहाँ पे
यूज़र ने टाइप किया 10, 56 एंड 24, तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनल, बी इज़ द बिगेस्ट नंबर दैट इज़ 56। ओके, प्रोग्राम ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भी इफ़ स्टेटमेंट, एलिफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद पाइथन के अंदर इंडेंटेशन यूज़ होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्पेस आपको छोड़ना पड़ता है, ऑलमोस्ट अ टेप की। ओके, तो इस तरह से पाइथन डिसीजन मेकिंग के लिए इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लूप्स क्या होते हैं और पाइथन के अंदर लूप्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो लूप जनरली कुछ भी हमें इटरेट करना है तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ कर सकते हैं। तो लूप्स के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल का, कि कोई भी एक नंबर है उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर हमें प्रिंट करवानी है यूजिंग पाइथन प्रोग्राम, तो लूप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर पहली लाइन लिखी है यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम यूज़र को बोल रहे हैं कि एंटर एनी वैल्यू टू प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो लेट सपोज यूज़र ने इनपुट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे एंटर किया है वैल्यू और हमने उसको वेरिएबल ए के अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, जो भी उसने वैल्यू डाली है हम पहले से बोल रहे हैं कि वो इंटीजर ही होनी चाहिए, तो हमने इंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लूप यूज़ कर रहे हैं फॉर एक्स इन रेंज। तो यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल है एक्स, उसके लिए रेंज हमने दे दी कि 1 से 11। ठीक है, तो ये काउंट, ठीक है 1 से 11, तो ये बेसिकली चलेगा 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक क्या प्रिंट करेगा, ये जो भी नंबर दिया उसके लिए मल्टीप्लिकेशन टेबल, कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन टेबल। यहाँ पे 10 रोज बनेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 10। ओके, यहाँ पे इस तरह से एक यूज़र ने प्रिंट किया 3, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते ही यूज़र ने अगर 3 प्रिंट किया तो ये पूरी मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है। आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे थोड़ा, आप बीच में इसको पॉज करके देख सकते हो कि कौन से प्रोग्राम के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से इसका सिंटैक्स लिखता है और सिंटैक्स लिखने के बाद में क्या इसका मीनिंग निकल रहा है। आप जब इसको डबल रिपीट करोगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो व्हाइल लूप के अंदर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि 100 तक के नंबर्स हमें व्हाइल लूप की हेल्प से अगर प्रिंट करने हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप्स का हमें सिंटैक्स ध्यान में रखना है। व्हाइल का सिंटैक्स होता है कि व्हाइल सबसे पहले हमने यहाँ पे x=1 एक वेरिएबल लिया और अब हम बोल रहे हैं कि हमें 100 तक प्रिंट करना है। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक x की वैल्यू 100 से कम होगी, उसको हम प्रिंट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, तो रन करने के बाद में केवल 1111 100 टाइम्स प्रिंट हो गया। हर एक बार हम 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे, x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब ये एग्जीक्यूट करने पे क्या दिखाएगा, 1 2 3 4 5 अप टू 100। ओके, पाइथन समटाइम जनरली होता है क्या है कि जब हम जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे होते हैं तो कई बार, एक बार हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, आउटपुट देखा, फिर उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो बार बार इसको करने के इसमें क्या होता है कि पाइथन समटाइम्स टेक टाइम टू इंटरप्रेट द प्रोग्राम। कभी कभी इंटरप्रिटेशन के अंदर पाइथन डिले कर सकता है, इसकी वजह से इट इज़ द ओनली कॉन्स ऑफ पाइथन। पाइथन का एक ही यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका डिसएडवांटेज है कि पाइथन इंटरप्रेटर पे वर्क करता है और इंटरप्रेटर के लिए लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन करना होता है, जिसकी वजह से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++ के कंपैरिजन में ये काफ़ी स्लो होती है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स। ओके, तो C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो उसके कंपैरिजन में पाइथन काफ़ी स्लो है। उसका रीज़न यही है कि C++ एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड। तो ठीक है, यहाँ पे हमने जो 100 को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया 10 तक, कि यहाँ पे ठीक है, कभी कभी हमें यहाँ पे कर्नेल को रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। ठीक है,
2 से 3 बार हमने ट्राई किया, आउटपुट नहीं शो कर रहा था, तो हमने कर्नेल को रीस्टार्ट कर लिया और 100 तक हम टाइप करेंगे तो 100 तक भी इस बार हो जाएगा। ठीक है, आप पॉज करके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगर आपको सिंटैक्स में कहीं प्रॉब्लम आए तो आप उस सिंटैक्स को चेक कर सकते हो, और जब भी आपको टाइम मिला तो आप इसको अपने कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो बेसिकली हमने बात की यहाँ पे फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स के बारे में। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं रैंडम नंबर्स के बारे में, कि पाइथन के अंदर हम कोई भी रैंडम नंबर को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली रैंडम एक यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी बोल सकते हैं या पैकेज बोल सकते हैं, जो कि हमें पाइथन के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। हमें केवल इसको इंपोर्ट करना होता है। तो वी जस्ट नीड टू इंपोर्ट द रैंडम पैकेज, और इस पैकेज के अंदर रैंड रेंज एक फंक्शन होता है जिसे हमें यूज़ करना है। तो रैंडम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में रैंडम के अंदर रैंड रेंज यहाँ पे देनी पड़ेगी 1 से लेकर 1000 तक। तो यहाँ पे क्या करेगा कि 1 से लेके 1000 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर ये जनरेट करके हमें दे देगा। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट किया हमने, तो यहाँ पे रैंडम नंबर आउटपुट में इसने दिया 317। तो जो भी हम रेंज देंगे ये उसके बीच में ही कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके आउटपुट शो करेगा। अच्छा, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स हमें पता ही है कि कोई भी कैरेक्टर्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स के ऊपर काफ़ी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से पाइथन बेसिक्स के जो फंडामेंटल्स है वो कवर हो चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पाइथन बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। पाइथन बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर आता है स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं जो कि मल्टीपल लाइंस है। कोई भी एक स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स हम यूज़ कर ही सकते हैं सिंगल या डबल कोट के अंदर, लेकिन मल्टीपल लाइंस अगर हमें यूज़ करनी है तो यहाँ पे ट्रिपल कोट हमें यूज़ करना पड़ता है, और उसको हम किसी वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि एनी मल्टीपल लाइंस टेक्स्ट कैन बी रिटन इनसाइड ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम मल्टीपल लाइंस हम पहले भी इसी वीडियो के अंदर देख चुके हैं पहले कि किस तरह से मल्टीपल लाइंस को असाइन कर सकते हैं। मल्टीपल लाइंस को एक स्ट्रिंग के तरह असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर से हमारा रिवीजन हो गया मल्टीपल लाइंस को स्ट्रिंग की तरह यूज़ करने के लिए। इसको हम प्रिंट करवा के प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है, ये हमारी मल्टीपल लाइंस प्रिंट हो गई एज इट इज़, जैसा कि हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर असाइन किया था। ठीक है, जनरली हमें पता ही है कि कोई भी स्ट्रिंग जो होती है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती है, ग्रुप या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ठीक है, तो बेसिकली एक एरे की तरह वर्क करती है। अच्छा, कोई भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो डबल कोट्स के अंदर हम नोट कर सकते हैं। डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखेंगे और उसको वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं। वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, बस हमें ध्यान रखना है कि वेरिएबल जो हमने पहले रूल्स देखे कि वेरिएबल्स को असाइन करते टाइम पे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, उनको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर, इस पूरी स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर इंडेक्स 0 नंबर पे अगर हमें टाइप करना है तो उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये केवल फर्स्ट कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग के अंदर हेलो बिगिनर्स के पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया हुआ है डबल कोट के बाद हेलो बिगिनर्स के पहले।
तो यहाँ पे स्पेस ही प्रिंट करेगा ये इसको एग्जीक्यूट करने के बाद। A0 का मतलब है यहाँ पे कि इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। A1 का मतलब है कि इस स्ट्रिंग का दूसरा कैरेक्टर हम प्रिंट कर रहे हैं। A2 का मतलब है यहाँ पे इस स्ट्रिंग का तीसरा कैरेक्टर। तो इस तरह से हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इस तरह से कैरेक्टर्स की काउंटिंग होती है। तो हम लूप भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि सारे कैरेक्टर्स अगर हमें प्रिंट करने हैं किसी भी स्ट्रिंग के, तो फॉर लूप हम यूज़ कर सकते हैं कि एक्स इन रेंज। रेंज क्या है यहाँ पे? पूरी लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है उसके लिए लेन फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमें प्रिंट करना है एक्स जो वेरिएबल है। तो 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे कैरेक्टर्स को 1 बाय 1 ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। हम फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होती है? तो बेसिकली क्या कि कोई भी स्ट्रिंग जो है, जो बड़ी स्ट्रिंग है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। जो स्ट्रिंग बड़ी स्ट्रिंग को छोटे छोटे स्ट्रिंग्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, तो इसी को बोला जाता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोई भी गेट कैरेक्टर्स फ्रॉम पोजीशन 1 to 6, एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे लिखा है कुलदीप, KULDEEP। तो इसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स कितने हो गए? 7 KULDEEP। इसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर थर्ड कैरेक्टर तक मुझे इसमें प्रिंट करवाना है। रन करके देखते हैं तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा ये? फर्स्ट मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेक्सिंग के अंदर 1 सेकंड कैरेक्टर होता है, तो के बाद में U जो फर्स्ट कैरेक्टर है वहाँ से इसको प्रिंट करेगा कहाँ तक? 3 तक। 0, 1, 2, 3 UL तक ये प्रिंट करेगा। ठीक है, 3 पोजीशन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है, मतलब ओनली 1 और 2 इंडेक्सिंग पर जो वैल्यूज़ है कैरेक्टर्स है केवल उसी को प्रिंट किया जाएगा। एक और एग्जांपल हमने लिया है 3 से 7। तो इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 से लेकर यहाँ पे 3 से लेकर 6 तक प्रिंट किया जाएगा। ठीक है, DEEP। एक और एग्जांपल हमने लिया 3 से लेकर लास्ट तक अगर हमें ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे कि 3 कोलोन और उसके बाद में हमें स्पेस देकर इसको बिग ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। आप सिंटैक्स स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरह से स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए हम सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमें इस स्ट्रिंग की एक स्लाइस बनानी है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके फोर्थ इंडेक्स्ड कैरेक्टर तक अगर हमें प्रिंट करना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? 5 तक हमें नोट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम लास्ट कैरेक्टर लिखेंगे उसको इस रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से स्ट्रिंग स्लाइसिंग हो रही है। 2-3 एग्जाम्पल को आप करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेंज किस तरह से वर्क कर रही है। इंडेक्सिंग के अंदर रेंज, इसमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग में फर्स्ट कैरेक्टर को तो रेंज में इंक्लूड किया जाता है लेकिन लास्ट को नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। तो स्ट्रिंग के अंदर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है कि इंडेक्सिंग क्या होती है। यहाँ पे हम तीसरा ऑपरेशन देख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। पहला हमने देखा है यहाँ पे स्ट्रिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग, फिर उसके बाद में हमने देखा कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। अब हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है यहाँ पीछे से अगर हमें कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर हम पीछे से काउंट कर रहे हैं, अगर हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग हमने लिखी, इसके अंदर हम -1 मतलब लास्ट कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो A-1 का मतलब होगा यहाँ पे D। हेलो वर्ल्ड के अंदर जो लास्ट कैरेक्टर है D, इसको हम बोलेंगे -1। ठीक है,
अगर हम पीछे की तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3, तो इस तरह से स्टार्ट होगी। -1 मीन्स D, -2 मीन्स L। ठीक है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बाद हम बात करते हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे हम काउंट कर सकते हैं। तो लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ अगर हम काउंट कर रहे हैं तो जनरली लेन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। तो ऊपर की तरफ जो हमने ए स्ट्रिंग असाइन की है उसी की लेंथ हम काउंट करके देखते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर 11 कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 11। ध्यान रखने वाली बात है कि स्पेस भी लेंथ के अंदर काउंट होता है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर के बाद पाइथन के अंदर दूसरा डाटा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी जनरली सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे जो कि स्ट्रिंग के अंदर हमने किया, लेकिन बेसिक डिफरेंसेस से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता है कि हमने एक इस लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज़ है, राजेश, पीटर, संध्या, हैरी, ये कुछ नेम्स है जो कि इस वेरिएबल के अंदर असाइन किया। इस वेरिएबल को हम यहाँ पे बोल रहे हैं लिस्ट। ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर सारी वैल्यूज़ को हम इंडिपेंडेंटली भी एक्सेस कर सकते हैं और पूरी लिस्ट को एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो पूरी लिस्ट को अगर हम एक साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो जस्ट प्रिंट फंक्शन के अंदर नेम्स, इस लिस्ट के वेरिएबल का नाम लिखेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे प्रोग्राम को। अगर हम इसके पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम्स, जो लिस्ट का वेरिएबल है उसका 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, नेम्स ऑफ 0 1 2 3। जस्ट हमें ध्यान में रखना है कि इंडेक्सिंग कौन सी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से। ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। तो जैसा हमने स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर के देखा, बिल्कुल उसी तरह से लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर भी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है कि कोई भी लिस्ट के अंदर जो लास्ट वैल्यू होती है लिस्ट के अंदर, उसे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो -1 से उसकी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट नेम लिखा हुआ है हैरी। अगर हम लास्ट थर्ड को अगर हम देखें तो लास्ट थर्ड इज़ पीटर, आउटपुट एग्जीक्यूट करेंगे तो पीटर हमें मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रेंज, किसी भी जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट हमने जनरेट की है उसकी रेंज ऑफ इंडेक्सिंग। एग्जाम्पल हमने देखा है कि पीछे से -1 -2 -3 इस तरह से हम यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेंज के अंदर हमें देखना है कि 2 से लेकर 4, मतलब इंडेक्सिंग के तौर पे सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू को हम इस लिस्ट में से प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 2 से 4। 1 से लेकर इंडेक्स 1 और 2 वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे 1 से 3। ठीक है। काउंटिंग यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी वैल्यूज़ की 0 से ही स्टार्ट होती है। 0th वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, थर्ड वैल्यू, सेकंड वैल्यू, इस तरह से। ठीक है। इस पर्टिकुलर लिस्ट, नेम्स लिस्ट के अंदर की अगर हम लेंथ देखनी है कि इसकी पूरी टोटल लेंथ कितनी है तो यहाँ भी हम लेन फंक्शन को यूज़ करेंगे। लेन फंक्शन के अंदर इस लिस्ट का जो वेरिएबल नेम है उसको हम लिखेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे 4 नेम हमने इस लिस्ट के अंदर रखे तो आउटपुट होगा 4। ठीक है। इन सब के बाद में अब हम बात करते हैं कि कोई नई वैल्यू को एक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन। तो नेम्स लिस्ट के अंदर अगर हमें एक नया नाम ऐड करना है लाइक रावी, तो उसको ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपेंड फंक्शन। एक और नेम हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कुमार, तो हमने यूज़ किया अपेंड फंक्शन। इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं तो बिल्कुल रावी और कुमार दोनों यहाँ पे नेम्स ऐड हो गए।
हमने क्या यूज़ किया, अपेंड फंक्शन। इसके बाद में हम देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को ऐड तो हमने अपेंड फंक्शन के थ्रू तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसर्ट वैल्यू ऑन फर्स्ट पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर अगर हमें अपेंड करनी है, वैल्यू को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, हमें फर्स्ट पोजीशन पर ही ऐड करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। इंसर्ट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है कि हम 1, दिनेश ये नेम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, तो और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो ये फर्स्ट 0, 1 फर्स्ट इंडेक्सिंग पे यहाँ पे ये वैल्यू दिनेश ऐड हो चुकी है। इसके बाद में अगर हमें रिमूव करना है कोई आइटम लिस्ट से, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे जनरली हमें रिमूव फंक्शन यूज़ करना है। रिमूव फंक्शन के अंदर कौन सा नेम हमें इस लिस्ट में से रिमूव करना है वो लिखेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको रिमूव कर देगा रिमूव फंक्शन। अगर हमें लिस्ट की लास्ट वैल्यू को रिमूव करना है तो हम पॉप फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। पॉप फंक्शन जनरली जो लास्ट वैल्यू होगा लिस्ट के अंदर ये केवल उसी को रिमूव करेगा, जैसे कि कुमार था तो उसको हटा देगा और रावी तक ही ये लिस्ट अब यहाँ पे बचेगी। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को इस लिस्ट के अंदर से डिलीट करना है, कैसे करेंगे, डेल स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 इंडेक्स 1 पर जो वैल्यू है अगर उसे डिलीट करना है तो del स्टेटमेंट को यूज़ करके कर सकते हैं। अच्छा, सिंटेक्स हमें यहाँ पे ठीक कर del स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और उसके बाद में लिस्ट लिखेंगे। उस लिस्ट का पहला इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे डिलीट करना है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि डिलीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें पूरी लिस्ट ही अगर डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे कि del स्टेटमेंट लिख के उस लिस्ट का नेम लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अच्छा, del नेम्स इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते ही ये डिलीट हो चुकी है, तो इसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये इसको प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये इससे पिछले स्टेटमेंट के अंदर ही डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, इस वजह से नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, प्रिंट नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन का वो है टपल्स। फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रिंग, सेकंड लिस्ट और थर्ड टपल्स। टपल्स डाटा स्ट्रक्चर यहाँ पे अनचेंजेबल होते हैं। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर और टपल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है और टपल्स के अंदर वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो सबसे बड़ा डिफरेंस लिस्ट और टपल्स में यही है कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, टपल्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते वैल्यूज़ को। अगर हमें टपल के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम चेंज करना ही चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वो जो पर्टिकुलर टपल है उसको सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट के अंदर हम वैल्यू को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद में उसको फिर से टपल में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्टली हम टपल के अंदर कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें अपडेट करके फिर से टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम टपल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं।
तो जनरली टपल को क्रिएट करने के लिए हमें नॉर्मली सिंटेक्स वैसा ही है जैसे हम लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते थे। बस हमें ध्यान में रखना है कि लिस्ट को क्रिएट करने के टाइम पे हम बिग ब्रैकेट्स को यूज़ करते थे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स को। तो जनरली हम नेम्स यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, इसके अंदर हमें एक टपल असाइन करना है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे और जो भी हमें वैल्यूज़ असाइन करनी है वो सभी यहाँ पे सिंगल या डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, ABC D E, ये जो वैल्यूज़ है 5 वैल्यूज़ 6 वैल्यूज़ हम जितनी भी यहाँ पे लेनी है यहाँ पे टपल की फॉर्म में अलग अलग वैल्यूज़ की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। बस ध्यान में ये रखना है कि बाद में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, या तो टपल ही चेंज करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ चेक करें तो लेंथ चेक करने के लिए एलियन फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। एलियन फंक्शन को यूज़ किया, आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है, एलियन फंक्शन हमने देख ही रखा है। यहाँ पे लेंथ अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ लेनी है, इसके अलावा लिस्ट की, टपल की, सभी के अंदर हमें एलियन फंक्शन को ही यूज़ करते हैं लेंथ अगर हमें काउंट करनी है तो। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी एग्जीक्यूट करने से पता चला 6, क्योंकि हमने टपल के अंदर कितनी वैल्यूज़ रखी यहाँ पे ABCDEF 6 वैल्यूज़, तो इसकी लेंथ हो गई 6। अच्छा, एंटायर टपल को हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, जहाँ भी आपको स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना है किसी वेरिएबल को, चाहे वो कोई डाटा स्ट्रक्चर हो, उसे प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को ही यूज़ करोगे। जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे कि कंप्लीट टपल आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। यहाँ पे भी आपको टपल उसी तरह से शो करेगी कि आपको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर सारी वैल्यूज़ मिलेगी। इसी तरह से जब आप लिस्ट को प्रिंट करवाते हो तो वहाँ पर आपको सारी वैल्यूज़ बिग ब्रैकेट के अंदर शो करती है। तो लिस्ट के सिंटेक्स में यही फ़र्क है कि उसमें आपको बिग ब्रैकेट्स यूज़ करना होता है लिस्ट में, और टपल्स के अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करने होते हैं। अच्छा, टपल के अंदर आपको कोई भी एलिमेंट अगर एक्सेस करना है, कोई भी एक एलिमेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, जैसे कि लेट से एग्जांपल के तौर पे मुझे दूसरा एलिमेंट पता करना है, तो कैसे लिखेंगे आप? प्रिंट करवाना है आपको कौन सा दूसरा एलिमेंट, किसका दूसरा एलिमेंट? नेम्स, ये एक टपल है हमारे पास, इसका सेकंड एलिमेंट हमें चाहिए। तो सेकंड एलिमेंट का मतलब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1। सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा? जिसकी इंडेक्स 1 है। इसको प्रिंट करवाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा B, ABCDEF। टपल के अंदर से सेकंड एलिमेंट कौन सा है? हमारा B, जिसका इंडेक्स 1 है। ठीक है, हमने स्ट्रिंग और लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि उनमें से हम एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ टपल के अंदर भी यूज़ होता है बिल्कुल रेंज का कॉन्सेप्ट। अगर हमें एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पे कि इंडेक्सिंग के तौर पे हम देखें तो फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू से लेकर थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू तक जो वैल्यूज़ है टपल के अंदर वो मुझे प्रिंट करवानी है, तो मैं लिखूँगा 1 से लेकर 4, क्योंकि लास्ट जो 4 है वो इंक्लूड नहीं होता है, 3 तक ही ये रेंज को प्रिंट करेगा, इस वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। आप अपने कंप्यूटर पे भी इन प्रोग्राम्स को एक बार एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइम पे किस तरह से हम सिंटेक्स को यूज़ करते हैं। तो 1 से 4 तक जब हम रेंज दे रहे हैं पाइथन के अंदर, तो ये क्या करेगा कि इंडेक्स 1 को प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा, 3 को प्रिंट करेगा, थर्ड वैल्यू जो है टपल के अंदर उसको प्रिंट करेगा, लेकिन फोर्थ वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। मतलब जो लास्ट वैल्यू है इस रेंज के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करता है। अगर 0 से लेकर थर्ड तक मुझे करना है
तो डायरेक्टली मैं लिखूँगा अप टू 4, 4 को इंक्लूड नहीं करेगा, 0, 1, 2 और 3 इस इंडेक्स में जो वैल्यूज़ है उन सबको प्रिंट कर देगा। थर्ड एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, थर्ड एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है 1 से 4। तो 1 से 4 को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे 1 से लेकर लास्ट तक, मतलब इंडेक्स 0 वाले को यूज़ नहीं करना है, 1 से यूज़ करना है। तो 1 से लेकर लास्ट तक जितनी भी एलिमेंट्स इस टपल के अंदर वो सब प्रिंट होने चाहिए। तो हम लिखेंगे 1 से लेकर लास्ट तक, कोलोन लगा के उसको छोड़ देंगे तो उसका मीनिंग होता है लास्ट तक। ठीक है, यहाँ पे रेंज ऑफ इंडेक्सिंग के अंदर इसके बाद में एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो ये थर्ड एग्जांपल के अंदर तो 1 से लेकर अगर हमें लास्ट तक प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंटेक्स। आपको ध्यान में रखना है सिंटेक्स, जब आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस करके देखोगे, अगर आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कॉपी पेन पेपर आप ले लीजिए, उसको ऊपर आप सिंटेक्स को लिख के देखिए। एक बार 2 बार आप लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि सिंटेक्स किस तरह से यूज़ होता है। तो पाइथन के अंदर जनरली आपको क्लास 11 के अंदर सिंटेक्स कैसे होते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर रहे हो, अगर आप इतना ध्यान रख लोगे के लिए आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे वर्क करती है, क्या इनका मीनिंग होता है और कैसे सिंटेक्स होता है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने, लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने देखा -4 से -2, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया। -4 का मतलब है कि लास्ट फोर्थ, और -2 तक का मतलब है लास्ट सेकंड। तो लास्ट फोर्थ से लेकर लास्ट सेकंड, इन वैल्यूज़ के बीच में जो टपल्स की वैल्यूज़ है उसको अगर हम प्रिंट करवाना है तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल का देख लीजिए आप किस तरह से आउटपुट शो हुआ है। आप अगर फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो उसको कंप्यूटर पे करने की बजाय अगर आप कॉपी पेन पेपर पे अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे इनके सिंटेक्स को, तो आपको बेटर लंबे टाइम तक आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेगी। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी टपल के अंदर अगर सारी वैल्यूज़ को हम एक ही बार में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो एक तरीका तो हो गया कि हम टपल को प्रिंट करवा ही सकते हैं प्रिंट फंक्शन से। दूसरा है कैरेक्टर वैल्यू बाय वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए लूप भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी एक लूप हमने लिया 4x इन नेम्स, तो इस टपल के अंदर x एक वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा दिया, तो फर्स्ट A B C D इस तरह से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे वैल्यूज़ बाय वैल्यूज़ प्रिंट करवा देगा फॉर लूप। तो इस तरह से आप लूप को भी यूज़ कर सकते हो। हमने लिस्ट के अंदर भी एग्जांपल देखा था, टपल के अंदर भी देखा है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी टपल के अंदर कोई एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एलिमेंट मैं सर्च कर रहा हूँ बी, ये इस टपल के अंदर है या नहीं है, किस टपल के अंदर, जिसका वेरिएबल का नेम है नेम्स। ठीक है, अगर इफ़ बी इन नेम्स, इस बी इस टपल के अंदर अवेलेबल है तो प्रिंट करेंगे कि हाँ यस, अदरवाइज़ सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे देख रहे हैं फिर से, इफ़
हमने यूज़ कर रहे हैं, अगर जेड इस टपल के अंदर अवेलेबल है तो हम प्रिंट करेंगे यस। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रोग्राम को कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, बी अवेलेबल है या जेड अवेलेबल है इस टपल के अंदर। तो एग्जीक्यूट करके देखेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, दोनों का एल्स स्टेटमेंट हम साथ में लिख देते हैं कि अगर बी अवेलेबल है तो यस और नहीं है तो नो। ये स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर जेड अवेलेबल है उस टपल के अंदर तो हम प्रिंट कर रहे हैं यस, अगर जेड अवेलेबल नहीं है तो प्रिंट नो। प्रोग्राम को रन करके देखेंगे हम। ठीक है, तो साफ हमें पता चल गया कि यस बी अवेलेबल है और सेकंड जेड अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए स्क्रीन पे प्रिंट हुआ नो। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि टपल के अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है जो हम सर्च कर रहे हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि अगर टपल के अंदर कोई वैल्यू अगर हमें रिमूव करनी है तो रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही वर्क करता है। टपल के अंदर रिमूव करना है तो डायरेक्टली हम डेल स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज़ को हम डिलीट करना चाहते हैं। पूरी टपल को एक साथ डिलीट करना है तो सीधा del स्टेटमेंट और टपल का नेम और उसको रन करेंगे। ठीक है, कभी कभी अगर एक बार में रन नहीं हो पा रहा है तो आप रीस्टार्ट कर्नेल कर सकते हो, कर्नेल को रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेम्स इज़ नॉट डिफाइंड एरर आ गई है, तो ऑलरेडी del ने क्या किया, ये जो नेम्स नाम की एक जो टपल थी उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद में अगर हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे इसी पर्टिकुलर टपल को प्रिंट करवाने के लिए तो नहीं करेगा, एरर दे देगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, ये पिछली लाइन के अंदर ही ये स्टेटमेंट इसको डिलीट कर चुका है। इसके बाद हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू इसको प्रिंट कराएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी अगर del स्टेटमेंट के थ्रू कोई टपल को लिस्ट को हम डिलीट कर चुके हैं और उसके अगली लाइन के अंदर अगर हम बोल रहे हैं कि इसको प्रिंट करवा दें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमें एक एरर मिल जाएगी स्क्रीन पे। ठीक है, इसके बाद में अब हम बात करते हैं टपल्स के। हमने टपल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से टपल को एलिमेंट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से टपल के एलिमेंट्स के अंदर हम रेंज और स्लाइसिंग को यूज़ कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि टपल्स के अंदर दो टपल्स को अगर हम ऐड करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं या कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जनरली लेट से एग्जांपल के तौर पे हम दो टपल्स यहाँ पे ले लेते हैं। पहली टपल है जिसको वेरिएबल नेम हमने दिया है टपल 1। इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं, लेट से ABC। 3 वैल्यूज़ हमने फर्स्ट टपल 1 के अंदर असाइन कर दी। सेकंड हमने टपल 2 ली, टपल 2 के अंदर हमने 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ असाइन कर दी है। टपल 3 भी हम एग्जांपल में ले रहे हैं। टपल 3 के अंदर क्या होगा, टपल 1 और टपल 2 दोनों को कॉन्केटिनेट कंबाइन करने के बाद में टपल 3 के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं। तो टपल 1 प्लस टपल 2 डायरेक्टली इस तरह से हम लिखेंगे तो ये ऐड कर देगा, कंबाइन कर देगा दोनों टपल्स को और प्रिंट करवा देंगे हम टपल 3 को। तो देखिए कि ABC 1 2 3 4 दोनों टपल्स आपस में कंबाइन हो गई। कैसे कंबाइन कर सकते हैं, टपल 1 प्लस टपल 2 दोनों के अंदर बीच में हमें प्लस ऑपरेटर को यूज़ करना होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमने स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर
लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर और टपल डाटा स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात हमने स्ट्रिंग डाटा स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि स्ट्रिंग के बाद में लिस्ट और टपल के अंदर डिफरेंस देखा था कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, टपल्स के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, डिक्शनरीज़ के अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है। अच्छा, डिक्शनरी यहाँ पे किस तरह से इसका सिंटैक्स होता है कि डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे की और वैल्यूज़ दोनों सिंटैक्स के अंदर हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी डिक्शनरी के अंदर एक की रहेगी और उस की से असाइंड एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज़ रहेगी। तो की वैल्यू की तरह का जो सिस्टम है वो डिक्शनरी के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सिंटैक्स के अंदर। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने, स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर हमने की फर्स्ट की हमने क्या रखी, नेम। तो उसमें हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी, जैसे कि कुलदीप। सेकंड, यहाँ पे हमने सेकंड की क्या रखी है, रोल नंबर। तो जो भी इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का रोल नंबर है वो यहाँ पे इस की वैल्यू बन गई, ठीक है, 101। थर्ड, हमने यहाँ पे की यूज़ किया है एड्रेस, ठीक है। पाइथन के अंदर आपको इंडेंटेशन का हर जगह ध्यान में रखना है। पाइथन के अंदर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे डिसीजन मेकिंग, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स हो गए, या किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान में ज़रूर रखना है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि उस स्टेटमेंट को यूज़ करने से पहले कितना स्पेस आपको लीव करना है। तो जनरली ये 4 स्पेस के बराबर होता है, 4 स्पेस बटन्स, जो कि एक टैब की होती है। तो ये आपको इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है पाइथन के अंदर, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी बन गई। डिक्शनरी, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी, इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे, सिंटैक्स आपको ध्यान में रखना है। सिंटैक्स आप एक बार 2 बार अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर आप नोट करके देखोगे तो आपको सिंटैक्स लर्न हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से हम लिस्ट, स्ट्रिंग्स, टपल्स और डिक्शनरी डाटा स्ट्रक्चर को लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, रिमूव करते हैं, इसके अलावा और ऑपरेशंस इन पे परफॉर्म करते हैं। तो ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखा, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया प्रिंट करने के लिए, तो इस तरह से कंप्लीट डिक्शनरी हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। नेम कुलदीप, रोल नंबर 101, एड्रेस राजस्थान, कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हमें वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि वैल्यू टाइप का जो हमारे पास स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं उसमें से हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट सपोज हमें क्या करना है, इस स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर से नेम की पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी है वो हमें प्रिंट करवानी है। तो इस तरह से हम सिंटैक्स लिखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। तो कुलदीप, तो नेम क्या है इस स्टूडेंट का, स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर, स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर नेम की पर कौन सी वैल्यू स्टोर है, कुलदीप। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, गेट फंक्शन को भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। क्या प्रिंट करवाना है हमें, तो जो प्रिंट करवाना है उसके लिए हमने क्या करना है कि स्टूडेंट जो हमारी डिक्शनरी है उसके अंदर हमने गेट फंक्शन यूज़ किया, डॉट गेट फंक्शन। क्या हमें चाहिए, नेम की ऑफ वैल्यू ऑफ की नेम, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हो। तो बिल्कुल डिक्शनरी की कोई वैल्यू को एक्सेस करने के बस ये 2 तरीके हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं उस डिक्शनरी के थ्रू, या फिर आप गेट फंक्शन के थ्रू भी उस डिक्शनरी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं।
तो जनरली यहाँ पे स्टूडेंट नाम की हमारे पास एक डिक्शनरी है जो कि ऑलरेडी हम बना चुके हैं पिछले ब्लॉक के अंदर। तो ठीक है, उसको हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। तो जो उसकी की वैल्यू है उसमें से की जो नेम है उसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेट्स से ओके। हमने की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया, नेम जो की है उसके लिए वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी है, अपडेट कर दी है रवि। ओके, प्रिंट करवाएंगे, एग्जीक्यूट करके हम इसको देखते हैं क्या उस डिक्शनरी के अंदर, स्टूडेंट डिक्शनरी के अंदर ये वैल्यूज़ अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो रन करके देखते हैं, बिल्कुल यहाँ पे नेम कुलदीप से चेंज होके अभी क्या हो गया, रवि। तो बिल्कुल इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ को। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम कंप्लीट डिक्शनरी को एक ही बार में प्रिंट करवा सकते हैं। तो जनरली आप चाहे तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप उस पर्टिकुलर डिक्शनरी का नेम लिख दीजिए जो वेरिएबल नेम है और उसको एग्जीक्यूट कर दीजिए प्रोग्राम को। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अगर उस वैल्यू बाय वैल्यू अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्ट्रिंग्स में किया था, उसके बाद में लिस्ट और टपल में भी किया। तो जनरली यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करके भी आप यहाँ पे नेम, रोल नंबर और एड्रेस उन सभी कीज़ को यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर हम देखते हैं अगर हमें कीज़ के साथ साथ में वैल्यूज़ भी प्रिंट करवानी है उस डिक्शनरी के अंदर। अच्छा ठीक है, वैल्यू डायरेक्टली अगर हम कोई डिलीट करना चाहते हैं डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं जनरली अगर डिक्शनरी के अंदर जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट की वैल्यू ग्रुप है, अगर उसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो पॉप फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टैक के बारे में आइडिया होगा तो स्टैक के अंदर पुश एंड पॉप का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो पॉप का मीनिंग होता है यहाँ पे जो टॉप पे होगा या जो लास्ट में एंटर हुआ है सबसे, उसी को हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एरर आ रही है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एरर क्या आ रही है कि पॉप एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट गुड 0। तो पॉप के अंदर यहाँ पे कम से कम एक आर्गुमेंट हमें देना है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने नेम की वैल्यू दे दी है कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो देखिए कि इसको प्रिंट करने के बाद में ओनली रोल नंबर और एड्रेस दो ही की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बच गई। जो की वैल्यू नेम कुलदीप थी वो यहाँ पे रिमूव हो चुकी है पॉप फंक्शन को यूज़ करने से।